हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज इकोनॉमी का चैप्टर 3 का पार्ट 3 यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो हम पढ़ रहे हैं उसका तीसरा पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे कंट्री में नेशनल इनकम को देखने के लिए, काउंट करने के लिए दो संगठन हैं। एक पहला है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और दूसरा है NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिलेटेड टू नेशनल इनकम असेसमेंट। कौन कौन है? CSO और NSSO। आइए एक एक करके देखते हैं। CSO यानी इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए CSO क्या है? यह एक उत्तरदायी संगठन है। यानी CSO का काम क्या है? सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना, इसके अलावा सांख्यिकी मानकों का विकास करना और उसका अनुरक्षण करना, यही काम है CSO का। तो हमारे देश में GDP का जो आंकड़ा जारी होता है, ग्रोथ रेट जो जारी होता है, ये कौन करता है? CSO। पूरा डेटा यही संकलित करता है। ठीक है, ये जो CSO है, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसको हम लोग CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कहते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आकलन इसी संगठन यानी CSO द्वारा किया जाता है। देखिए, वर्ष 1951 में, देखिए यहाँ लिखना भूल गया, 2 मई 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में CSO की स्थापना की गई थी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के। आखिर क्या जरूरत पड़ गई CSO को स्थापना करने की? देखिए, अगर CSO की स्थापना नहीं होती तो हमारे देश में पता ही नहीं चल पाता कि राष्ट्रीय आय कितनी हो रही है, कितना इनकम हो रहा है, और प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है कि जब डेटा होता है ना, तो प्लानिंग करने में आसानी होती है। डेटा से ये पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। इससे ये पता चलता है प्लानिंग करने में, जो प्लानिंग बनाई जाती है। जैसे इस समय नीति आयोग है, नीति आयोग प्लानिंग करता है तो डेटा के हिसाब से ही प्लानिंग करता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग ज़्यादा धन कमाते हैं, कितने लोगों के पास कुछ जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये डेटा जब होता है तभी प्लानिंग सही से हो पाती है। तो डेटा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो इसीलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी, ताकि इससे पता चल सके कि हमारी आर्थिक विकास दर क्या है, GDP का जो विकास ग्रोथ है वो कितना है। इससे ये पता चलता है कि वो देश कितना पावरफुल है, उसके पास संसाधन कितने हैं और कहाँ तक वो जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि इसका प्रारंभ 1949 में एक सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया था, लेकिन काम करना कब शुरू किया? 2 मई 1951 से। तो सांख्यिकी गणितीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी मतलब कि डेटा फॉर्म में, है ना। सांख्यिकी मतलब क्या? आंकड़ों का संग्रहण करना, उसका प्रदर्शन करना, वर्गीकरण करना, आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग। तो ये डेटा फॉर्म है। ये प्राचीन समय में जब सांख्यिकी का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया था, तब इसे बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में ही स्वीकार किया गया था। मतलब कि एक के लिए नहीं होता था, ये एक समूह के लिए होता था। समंको जो है एक समूह के लिए वो लोग करते थे, एक व्यक्ति के लिए वो स्पेशल नहीं होता था। आगे चलकर इस विज्ञान के पूर्ण विकसित होने पर इसे एक वचन अर्थात सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रयोग होने लगा। सांख्यिकी के जो जनक है वो कौन है? जर्मन विद्वान एवं गणितज्ञ
गॉटफ्रायड एचनवाला, इन्हीं को कहा जाता है सांख्यिकी के गॉडफादर। अब देखते हैं नेक्स्ट। सीएसओ की ओर से 1956 से हर साल राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है ये नई दिल्ली में है, तो वहाँ से हर साल राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी एक पत्रिका है जिसको प्रकाशित की जाती है, जिसमें सभी ब्यौरा होता है, कंट्री के इनकम का, सोर्स का और पर कैपिटा इनकम का, मतलब टोटल डेटा उसमें संकलित किया जाता है। तो यानी कि सीएसओ ने पहली बार 1956 में इसको जीडीपी की गणना करी थी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सीएसओ की ओर से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों और 14 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानकों को विकसित करता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो नई दिल्ली में सीएसओ है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ऑफिस जो है, वहाँ पर एक महानिदेशक होते हैं और उनकी सहायता के लिए 5 अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। अब देखिए, सीएसओ को 5 डिवीज़न में बांटा गया है। सीएसओ के पास कितने हैं? 5 डिवीज़न है। ये सभी मिलके काम करते हैं, तब जाके 1 साल का डेटा ये लोग जारी करते हैं। सभी डिवीज़न का अलग अलग काम है। ये 5 डिवीज़न कौन कौन से हैं? तो पहला है राष्ट्रीय लेखा प्रभाग यानी नेशनल अकाउंट्स डिवीज़न। दूसरा है सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग यानी कि सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न। तीसरा है आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग यानी कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीज़न ESD। चौथा है आपका ट्रेनिंग डिवीज़न प्रशिक्षण प्रभाग। और पांचवा आपका समन्वय और प्रकाशन प्रभाग यानी कैप कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न। आइए देख लेते हैं ये डिवीज़न करते क्या हैं एक एक। तो पहला है आपका राष्ट्रीय लेखा प्रभाग नेशनल अकाउंट डिवीज़न। ये जो डिवीज़न है इसके पास राष्ट्रीय खातों को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ये डिवीज़न राष्ट्रीय खातों को तैयार करता है। इसमें जैसे कि GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद उसको तैयार करते आंकड़े जुटा के, सरकारी और निजी अंतिम उपभोग व्यय, मतलब सरकारी जो व्यय होता है और जो प्राइवेट जो उपभोग व्यय होते हैं उनका डेटा संकलित करके ये लोग तैयार करते हैं। फिर उसके बाद अन्य माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी मतलब छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स अन्य मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब का डेटा इसी डिवीज़न के पास होता है। अगला है चालू और स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के तिमाही अनुमान तैयार करना। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिवीज़न है CSO का, यही क्या करता है, चालू और स्थिर कीमतों पर GDP का जो तिमाही अनुमान होता है वो तैयार करके जारी करता है कि इस तिमाही में इतनी ग्रोथ रहने वाली है। ठीक है ना, GDP अनुमान लगाते हैं, यहीं से पता चलता है। इसके अलावा रेलवे, संचार, बैंकिंग, बीमा और केंद्र प्रशासन के उपक्षेत्रीय क्षेत्रों के राज्यवार सकल मूल्य वर्धित और सकल अचल पूंजी निर्माण का अनुमान लगाना भी इसी प्रभाग के पास होता है, इसी डिवीज़न के पास। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, चालू और स्थिर कीमतों पर GDP का अनुमान। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि चालू कीमत क्या है और स्थिर कीमत क्या है। चालू कीमत करेंट प्राइस, किसी भी उत्पाद पर जो अधिकतम खुदरा मूल्य यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे शॉर्ट में MRP भी कहते हैं, वही उसका चालू मूल्य होता है। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदता है या आप ही खरीदते हैं तो आप उसका MRP चेक करते हैं कि वो कितने का है। फिर MRP देखने के बाद फिर आपको आराम से आप दुकानदार को पैसा दे के आप प्रोडक्ट ले लेते हैं, ज़्यादा उससे रिक्झिक नहीं होती। लेकिन वो जो प्राइस होता है ना, वो करेंट प्राइस होता है, चालू कीमत।
चालू कीमत का मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी उत्पाद का चालू मूल्य यानी करेंट प्राइस उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ आधार वर्ष अभी 2011-12 को माना जाता है, ठीक है। सीएसओ इस समय जो भी डेटा जारी करता है वो आधार वर्ष किसको मानता है, 2011-12 को। लेकिन जो हम करेंट प्राइस जो हम लेते हैं तो 2011-12 में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 2012-11 में उसकी कीमत कुछ और होगी, 2021 में उसकी कीमत कुछ और है। तो जाहिर सी बात है कि उस दौर में जो प्राइस था वो 2021 में बढ़ गया होगा। तो जो भी आप उसमें प्राइस में जब वो डालती कंपनी अगर छापती है तो पैसा बढ़ा के छापती है। वो आपको कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप लाइव बॉय साबुन खरीदते थे तो उस समय आपको मात्र 5 रुपये में मिलता था। एग्जाम्पल के लिए 5 रुपये मिलता था, एमआरपी उसकी 5 रुपये थी। लेकिन आज उसको अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो वही एमआरपी आपको 10 रुपया लिखा मिलेगा और आप खरीदेंगे क्योंकि आपको लेना मजबूरी है। तो वही है मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। 2011 से 2021 आते आते 5 रुपये बढ़ गए हैं और उसने एमआरपी 5 रुपये काट के एमआरपी 10 रुपये कर दी है 2021 में। तो यही है करेंट प्राइस क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य यानी स्थिर कीमत। यह किसी उत्पाद का पिछले किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे यहाँ सीएसओ 2011 और 12 को क्या मानता है, आधार वर्ष मानता है। आधार वर्ष मानता है तो देखिए इसमें जो प्राइस होते हैं ना वो कांस्टेंट रहते, स्थिर रहते, चेंज नहीं होते, है ना। तो आधार वर्ष वही माना जाएगा उस समय वाला। वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी आधार वर्ष पर निकालते हैं तो वह स्थिर मूल्य यानी प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस कहलाता है। मान लीजिए एक लाइव बॉय साबुन है, आपने अगर चालू कीमत पर निकाला तो आपने देखा कि उस समय 5 रुपया था तो आज भी 5 रुपये, 21 में 10 रुपया हो गया। लेकिन कांस्टेंट प्राइस पर आप निकालेंगे तो उसका मूल्य चेंज नहीं होगा, वही प्राइस रहेगा जो आधार वर्ष वाला रहेगा, है ना। आधार वर्ष में 5 रुपये तो 5 रुपया ही माना जाएगा, ठीक है। ये तो हम बता ही चुके कि भारत में 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। देखिए सीएसओ देश में जीडीपी की गणना करने के लिए आधार वर्ष को 2017-18 करने पर विचार कर रहा है। अब आइए लगे हाथ तो ये भी देख लेते कि आधार वर्ष होता क्या है। आधार वर्ष इसको कहते हैं बेस ईयर। आधार वर्ष एक प्रकार का बेंच मार्क होता है और इसी के हिसाब से राष्ट्रीय आंकड़े जैसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल घरेलू बचत आदि की गणना की जाती है। आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ चालू वर्ष की कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। अभी बताया मैंने कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्थिर, मतलब कि जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन करंट जो चालू है वो बदलता रहता है। आखिरी बार वर्ष 2015 में आधार वर्ष में संशोधन किया गया था। देखिए आधार वर्ष 2011-12 से 17-18 करने के लिए सीएसओ क्या कर रहा है, उस पर विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने जो डेटा जारी होता है जीडीपी का उस पर सवाल उठा दिया है कि जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक वृद्धि दर है, वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ा के दिखाया जाता है। 2011-12 की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। तो हमें जो प्राइस जो आधार मानना चाहिए पहले का नहीं, इस समय वर्तमान का लेना चाहिए। तो ठीक भी है एक तरीके से। अब उस समय क्या था जो था, लेकिन इस समय स्थिति पूरी तरह बदल गई है। तो आधार वर्ष करंट हो तो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। जैसे 17-18 ठीक है,
17-18। तो हमने देख लिया CSO का डिवीज़न, नेशनल अकाउंट्स डिवीज़न, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग। अब हम देखते हैं दूसरा, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग। इसको हम लोग इंग्लिश में सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न कहते हैं। इसका क्या काम होता है? तो मिलेनियम विकास लक्ष्यों की सांख्यिकी निगरानी करना, पर्यावरण आर्थिक लेखांकन करना, अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना, कार्यशाला, सेमिनार, आधिकारिक सम्मेलन, अप्लाइड स्टैटिक्स, सांख्यिकी विदों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना, जैसे ये इस डिवीज़न के पास काम है। ये देख लीजिएगा, ये डिवीज़न के पास, हर डिवीज़न के पास अपना अलग अलग काम है। अब आपका नेक्स्ट है आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीज़न। ये जो डिवीज़न है ये आर्थिक जनगणना को कंडक्ट करता है। ठीक है। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ऊर्जा सांख्यिकी और बुनियादी ढांचा सांख्यिकी को क्या करता है? संकलित करता है। इसका काम है इस डिवीज़न का। और एक साल में ये लोग क्या करते हैं? इस डेटा को जारी करते हैं। तिमाही भी जारी किया जाता है। तो 5 डिवीज़न है CSO के पास, सभी अलग अलग, सबके पास अलग अलग काम है। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण NIC और राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण जैसे वर्गीकरण विकसित करता है। अब देखते हैं प्रशिक्षण प्रभाग यानी कि ट्रेनिंग डिवीज़न। इस प्रभाग की मुख्य जिम्मेदारी जनशक्ति को सांख्यिकी के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण देना होता है, ताकि साक्ष्य आधारित नीति बनाने और योजना तैयार करने में आसानी रहे। ठीक है। इसके अलावा मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा संग्रह करना, मिलान करना, विश्लेषण करना और प्रसार की उभरती चुनौती से निपटने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक आंकड़ों को जुटाना इस डिवीज़न के पास होता है। अब देखते हैं समन्वय और प्रकाशन प्रभाग, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न। यह प्रभाग सांख्यिकी मामलों में CSO के साथ साथ संबंधित मंत्रालयों और राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के जो सरकारें होती हैं उनके साथ समन्वय बनाता है, स्थापित करता है। हर साल केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों यानी COCSSO और सांख्यिकी दिवस का सम्मेलन भी यही डिवीज़न आयोजित करता है। इसके अलावा यह प्रभाग क्षमता विकास योजना और भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना यानी ISSP के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। ये योजनाएं विश्व बैंक की सहायता से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। ये जो डिवीज़न है यह सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 को लागू करने और NSC की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्यवाही के समन्वय के लिए एक नोडल प्रभाग है, यानी कि नोडल डिवीज़न है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी ISI से संबंधित प्रशासनिक कार्य भी यही डिवीज़न देखता है। कौन? समन्वय प्रकाशन प्रभाग।